गुड मॉर्निंग एवरीवन। के एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवता हम इस प्रकार से पढ़ रहे थे कि हम राजस्थान के कल्चर के बारे में जान सके, राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में जान सके और अपने इतिहास को जो लोग भूल चुके हैं हम इतिहास को वापस उजागर करना चाहते हैं आप लोगों के सामने। इसके लिए हमने राजस्थान की कल्चर से रिलेटेड क्लासेज स्टार्ट की है, जिसमें हमने राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के लोक देवता के बारे में हम पढ़ेंगे। और इन क्लास का पर्पज़ हमारा आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ये केवल एग्ज़ाम विशेष के लिए नहीं है। ये क्लासेज हमारी राजस्थान के कल्चर के बारे में भी जानने के लिए है कि लोग हमारे इतिहास को फिर से जानें। जैसे कि आप लोगों को पता है आज हमारी राजस्थानी भाषा को भी मान्यता मिल चुकी है। इसी के आधार पर हमें राजस्थान को और अधिक समझने की कोशिश करते हैं, इनके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग हमारे इतिहास को भूल चुके हैं उनको वापस एक बार राजस्थान याद करवाते हैं। देखिए, इस क्रम में हम राजस्थान के लोक देवता श्री रामदेव जी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम उनके मौसेरे भाई श्री हड़बू जी सांखला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ा है और एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूँ कि लोक देवता, हम लोक देवता की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो लोक देवता कहते किसे हैं ये एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि लोक देवता एक ऐसे असाधारण पुरुष होते हैं, ये ऐसे महापुरुष होते हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया है, जिन्होंने हमारे समाज में असाधारण कार्य किए और जो लोगों की पहुंच से दूर थे या फिर जो कोई कार्य के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहता, इन लोगों ने उसमें अग्रिम भूमिका निभाई। जैसे गोरक्षा, धर्म रक्षा, सामाजिक भेदभाव को मिटाना, इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य समाज के लिए किए, जिससे कि समाज में एकता बढ़े, जागरूकता बढ़े। तो ऐसे लोगों को हमने लोक देवता की मान्यता दी, जैसे कि रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, मेहा जी आदि हमारे लोक देवता हुए हैं। अब देखिए, इसके साथ साथ हमने हमारे राजस्थान के अंदर पंच पीरों को भी मान्यता दी गई है, जिसमें गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी शामिल हैं। और ये इनके अंदर आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे के सारे मारवाड़ क्षेत्र से हैं। किस क्षेत्र से हैं? मारवाड़ क्षेत्र से हैं। जो मारवाड़ का एरिया जिसे हम कहते हैं वो वर्तमान जोधपुर का एरिया है। जोधपुर के एरिया को मारवाड़ का क्षेत्र कहते थे। अब देखिए, हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है हड़बू जी सांखला। श्री हड़बू जी सांखला के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, इनके कुछ उपनाम हैं, जैसे कि इनको बाल ब्रह्मचारी सन्यासी लोक देवता भी कहते हैं, सगुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहते हैं, मारवाड़ के राठौड़ वंश के आराध्य देव भी माने जाते हैं। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के आराध्य देवता भी माने जाते हैं। और कहते हैं कि इनको भविष्य के बारे में भी जानकारी होती थी, तो इन्हें भविष्य वक्ता भी कहते थे। भविष्य वक्ता कहते हैं कि ये भविष्य देख लिया करते थे और लोगों के भविष्य के बारे में भी बताया करते थे, तो इन्हें भविष्य वक्ता भी कहते हैं। इनका जन्म 15वीं सदी भुंदेल गांव जालोर में हुआ था। सॉरी, ये जालोर नहीं, नागौर है। यहाँ पर ये गलती से टाइप हो गया था, यहाँ नागौर है। भुंदेल गांव नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता है 15वीं सदी, इसके दौरान रामदेव जी का भी जन्म था। तो ये रामदेव जी के समकालीन हैं। किसके समकालीन हैं? रामदेव जी के। रामदेव जी के समकालीन हैं और रामदेव जी को अपना इष्ट भी माना करते थे। ये रामदेव जी, जैसे कि इनके मौसी के लड़के थे, इनके बड़े भाई थे। और इनके पिता का नाम मेहाजी या मेहराज जी भी इनके पिताजी का नाम है, जिनको मेहाजी भी कहा करते थे और मेहराज जी भी कहा करते थे। ये सांखला परिवार से थे। इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था और इनकी पत्नी का नाम भारमली जी था।
जिसको भारमल भी बोला करते थे और भारमली भी बोला करते थे। भारमली। स्पेसिफिक हम देखें तो भारमली ज़्यादा इस पे कंफर्टेबल रहता था, क्योंकि ये इनको भारमल या भारमली जी कहा करते थे। अब देखिए, जो इनकी पत्नी थी भारमली जी, वो मालानी के शासक रावल मलिनाथ जी की पोत्री थी। मतलब इनकी ये पोत्री थी। और वीर जगमाल की ये पुत्री थी। और देखिए, एक जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आया करता है वो ये है कि किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी, तो वो थे हड़बू जी की पत्नी सती नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? सती नहीं हुई थी। और बाकी सब लोक देवता की पत्नी बाद में सती हो गई थी। अब देखिए, हम इसके बारे में और जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। और इधर हमने ये जो फोटो लगा रखी है, ये हमारे श्री हड़बू जी महाराज हैं। अब देखिए, हम इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, इनके गुरु का नाम था बालीनाथ जी। क्या नाम था? बालीनाथ जी। अब आप लोगों को पता होगा कि बालीनाथ जी रामदेव जी के भी गुरु थे। और रामदेव जी की प्रेरणा से ही हड़बू जी महाराज ने बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा ली थी। और देखिए, हड़बू जी हैं, उनके जो वाहन हैं वो है सियार, या जिनको सिया भी कहा जाता है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, हड़बू जी हैं वो रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं, अर्थात मौसी के लड़के हैं। और देखिए, हम जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो राजस्थान के कल्चर से रिलेटेड हैं और इनके इतिहास के बारे में हैं, जो लोगों को नहीं पता होती हैं, उसको भी हमने इसके अंदर उजागर करने की कोशिश की है। कि जैसे सब लोगों को पता है कि रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए मक्का मदीना से पंचपीर आए थे। ये तो बात सभी को पता है कि पंचपीर आए थे और उन्होंने परीक्षा भी ली थी। लेकिन इसके बाद की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो पंचपीर आए थे उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी, क्योंकि रामदेव जी ने उन्होंने कहा था कि हम अपने खाना खाते हैं वो अपने ही बर्तनों में खाते हैं। तो कहते हैं कि रामदेव जी ने वो बर्तन मक्का मदीना से मंगवाए और उनको खाना खिलाया था। और उसके बाद जो मक्का मदीना से जो पंचपीर आए थे उन्होंने अपनी हार स्वीकार की। और हार स्वीकार करने के बाद रामदेव जी को पीरों के पीर यानी रामसा पीर की उपाधि दी थी। और साथ ही साथ उन्होंने रामदेव जी को राम कटोरा मतलब राजस्थानी भाषा में कटोरा जिसको कहते हैं उसको हम प्याला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्याला। कि राम कटोरा और सोहन चिड़िया छत्र टाइप में होती है, तो सोहन चिड़िया भेंट की थी। ये रामदेव जी को उन्होंने भेंट की थी। लेकिन इसके आगे की कुछ इस तरह से कहानी है कि कहते हैं कि रामदेव जी ने जब समाधि ली थी उसके बाद, अब एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे कि रामदेव जी ने समाधि ली थी, अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि रामदेव जी ने समाधि ली थी वो डेट आपको लिखनी है, और रामदेव जी का जन्म हुआ था वो डेट भी आपको कमेंट में बताना है। और साथ ही साथ बालीनाथ जी की जो समाधि है, बालीनाथ जी के समाधि कहाँ है और मेला कब लगता है वो भी आपको कमेंट में बताना है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं कि रामदेव जी को पंचपेरों ने राम कटोरा और सोहन चिड़िया भेंट की थी। अब समाधि लेने के बाद, रामदेव जी की समाधि होने के बाद, रामदेव जी ने वो राम कटोरा और सोहन चिड़िया वो हड़बू जी को भेंट की थी। किसे भेंट की थी? हड़बू जी को। कहते हैं कि रामदेव जी ने एक तरफ तो रामदेव जी ने समाधि ले ली, और ऐसी कहावत है कि दूसरी तरफ जैसे हड़बू जी हैं वो कहीं रास्ते में जा रहे थे तो रामदेव जी उनको मिले, और मिलते ही उन्होंने अपना राम कटोरा और सोहन चिड़िया हड़बू जी को दिया था। अब कहते हैं कि रामदेव जी जैसे ही घर पहुंचे उधर से, तो घर में हो हल्ला मचा हुआ था। मतलब रामदेव जी ने समाधि ले ली थी, पूरे शहर में ये हो रखा था कि रामदेव जी ने समाधि ले ली। और हड़बू जी जैसे ही पहुंचे वहां पर,
तो हड़बू जी को पता चला कि रामदेव जी ने समाधि ले ली, तो हड़बू जी ने कहा कि रामदेव जी ने कहाँ समाधि ले ली, रामदेव जी तो अभी अभी मुझे मिले हैं और उन्होंने मुझे राम कटोरा और सोहन चिड़िया भेंट की थी। तो लोग भी सोचने लग गए, उन्होंने बोला कि रामदेव जी ने समाधि ले ली तो रामदेव जी इनको मिल कैसे सकते हैं। अब इसके साथ एक दंत कथा है, वो और बताता हूँ आपको कि दंत कथा है कि रामदेव जी ने समाधि लेने से पहले एक बात कही थी। वो ये कहा था कि एक बात कही थी, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप लोगों ने मेरी समाधि अगर खोद कर नहीं देखी वापस, तो यहाँ पर घर घर में पीर मिलेंगे आपको। मतलब पीर का मतलब होता है महान पुरुष, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि घर घर के अंदर महान पुरुष मिलेंगे, आप मेरी समाधि को वापस खोद कर मत देखना। लेकिन हड़बू जी को ये राम कटोरा और सोहन चिड़िया की बात को भेंट करने की सुनकर लोगों ने ये सोच लिया कहीं रामदेव जी जैसे कि समाधि ले ली है, कहीं बाहर तो नहीं निकल आए हैं वापस, तो उन्होंने वो समाधि वापस खोद ली थी। तो कहते हैं इसी कारण से कि वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ कि रामदेव जी ने जो बोला था, वरना अगर वो रामदेव जी की बातों को मानते तो कहते हैं कि आज भी घर घर में पीर मिलते। अब देखिए इसके आगे हम पढ़ते हैं कि रामदेव जी ने बेंगटी गांव कहाँ है, वर्तमान फलोदी के अंदर, कहाँ है, फलोदी के अंदर, रामदेव जी की समाधि के जस्ट 8वें दिन, कितने दिन, 8वें दिन उन्होंने भी समाधि ले ली थी। तो कहते हैं कि हड़बू जी की समाधि कब हुई थी, हड़बू जी की समाधि हुई थी रामदेव जी की समाधि के 8वें दिन। अब आप पहले तो ये सोचना और कमेंट में आंसर देना कि रामदेव जी ने समाधि कब ली थी, और उसमें 8 दिन ऐड करना और फिर बताना कि हड़बू जी की समाधि किस तिथि को हुई थी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये पंचपीर आए थे यहाँ पर, ठीक है, पंचपीर आए थे, उन्होंने रामदेव जी को राम कटोरा दिया था और छत्र, जो सोहन चिड़िया छत्र कहते हैं, वो उनको भेंट किया था। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए इस चित्र के माध्यम से समझिए कि ये हमारे हड़बू जी महाराज हैं और ये इनका वाहन है जो सियार है। जो कुछ लोग नहीं जानते वो एक बार चित्र के माध्यम से समझिए कि ये सियार है। अब देखिए आजकल एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आते हैं कि समकालीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने बताया हड़बू जी हैं, हड़बू जी के समकालीन कौन थे, तो हड़बू जी के समकालीन थे राव जोधा। राव जोधा के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं जानते हैं, तो मैं बता दूं कि राव जोधा वही जोधपुर के शासक हैं, वर्तमान जोधपुर के शासक हैं, जिसे मारवाड़ कहा करते थे। क्या कहा करते थे, मारवाड़ कहा करते थे। और राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। क्या बसाया था, जोधपुर बसाया था। और देखिए इसके साथ ही मैं आप लोगों को और बता दूं, जैसे कि आप लोगों को अभी अभी बताया मैंने, रामदेव जी भी हड़बू जी के समकालीन थे। और इसके साथ ही आप एक क्वेश्चन और याद रखना, करणी माता, जो करणी माता है हमारे देशनोक बीकानेर में जो विराजमान है हमारी करणी माता, वो भी हड़बू जी महाराज के समकालीन थी। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारा का सारा एरिया मारवाड़ क्षेत्र से ही बिलोंग करता है। अब देखिए इसके साथ ही मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बता दूं, जैसे कि आप यहाँ भी लिखा हुआ है कि रामदेव जी मारवाड़ के शासक राव जोधा के समकालीन थे। और एक बात और बताता हूं इसके साथ ही, इसको भी आप अच्छे से याद रखना कि राव जोधा के सिर के ऊपर हड़बू जी महाराज का हाथ था। किसका हाथ था, हड़बू जी महाराज का हाथ था। और हड़बू जी महाराज के साथ साथ इनके ऊपर करणी माता का भी हाथ था। किसका हाथ था, करणी माता का भी हाथ था। और कहते हैं कि जब राव जोधा युद्ध के लिए गए थे तो
हड़बू महाराज ने इनको सोने की कटार भेंट की थी। क्या की थी? सोने की कटार और छत्र भेंट किया था। हड़बू महाराज ने राव जोधा को सोने की कटार और छत्र भेंट किया था और साथ ही साथ अपना आशीर्वाद भी दिया था, विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया था। और कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि राव जोधा को विजयी होने का आशीर्वाद दिया और हमारे जो हड़बू महाराज हैं इनको भविष्य वक्ता, मतलब भविष्य वक्ता इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये भविष्य देखने की क्षमता रखते थे। और साथ ही साथ राव जोधा ने मंडोर जीता हड़बू महाराज के आशीर्वाद से। और साथ ही साथ इन्होंने 1459 में जोधपुर नगर बसाया। क्या बसाया? जोधपुर नगर बसाया। और देखिए, इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, 1459 ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1459 को जोधपुर नगर की स्थापना हुई और 1559 को उदयपुर, एक सेकंड, उदयपुर नगर की स्थापना हुई। इन दोनों को भी आप याद रखना, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई? 1459 को, और उदयपुर नगर की स्थापना हुई 1559 को। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, राव जोधा के पुत्र हैं राव बिक्का। कौन है? राव बिक्का। कहते हैं कि जिसके ऊपर करणी माता का आशीर्वाद था। करणी माता, राव बिक्का के ऊपर करणी माता का आशीर्वाद था और इन्होंने करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना की थी। जो वर्तमान बीकानेर आप देखते हैं, बीकानेर की स्थापना की थी। और बीकानेर के बीचों बीच एक नगर है जिसको देशनोक कहते हैं। देशनोक में माता करणी, जिनको स्थानीय लोग डोकरी या डोकरी के नाम से भी जानते हैं, जो देशनोक अर्थात बीकानेर के अंदर विराजमान है। और कहते हैं कि आज भी बीकानेर के ऊपर माता करणी का आशीर्वाद है। अब देखिए, अब राव जोधा को तो सोने की कटार और छत्र भेंट कर दिया, लेकिन हमारे अंदर एक परंपराएं चली आ रही है कि हम अपनी तरफ से भी रिटर्न में कोई गिफ्ट देते हैं या फिर भेंट प्रदान करते हैं। तो हड़बू जी को राव जोधा ने 52 गांवों सहित बेंगटी की जागीर और चाखू की जागीर दी थी। और इसके साथ साथ राव जोधा ने हड़बू महाराज को एक बैलगाड़ी भी भेंट की थी। बैलगाड़ी भी भेंट की थी। उस बैलगाड़ी के अंदर हड़बू महाराज पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे। क्या लाया करते थे? चारा लाया करते थे। कहते हैं कि आज भी वो बैलगाड़ी बेंगटी धाम अर्थात बेंगटी नामक गांव जोधपुर में है। और इसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक स्थानीय मान्यता और बता देता हूं कि कहते हैं कि आज भी रात को वो बैलगाड़ी बाहर निकलती है और असाध्य रोग उसके दर्शन मात्र से ही ठीक हो जाते हैं। बैलगाड़ी के दर्शन मात्र से असाध्य रोग ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज भी बेंगटे गांव के अंदर हड़बू महाराज का आशीर्वाद बना हुआ है। तो देखिए, अब इसके साथ ही हम थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। देखिए, ये बैलगाड़ी है जिसके अंदर हड़बू महाराज पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे। पंगु गायों का मतलब जैसे कि कुछ लोग समझते होंगे, कुछ लोग नहीं समझते। जैसे कि कुछ गायें विकलांग हो जाती हैं, चला फिरा नहीं जाता जिनसे, ऐसी गायों की मदद किया करते थे हड़बू महाराज। और उनके लिए एक गौशाला का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। देखिए, ये जोधपुर है जहाँ 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना हुई थी। और हड़बू महाराज बाल ब्रह्मचारी सन्यासी लोक देवता कहलाते हैं, सगुन शास्त्र के ज्ञाता कहते हैं। और इनके साथ ही एक बात जो मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि ये जो बैलगाड़ी है
हडबू महाराज की बैलगाड़ी की पूजा होती है। और ये बैलगाड़ी है ये रात को निकलती है और इसके दर्शन मात्र से ही असाध्य रोग ठीक हो जाया करते हैं। अब देखिए इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हडबू महाराज हैं वो मान मर्यादा वाले व्यक्ति हैं। धर्म की रक्षा करते थे, गौ रक्षा करते थे अर्थात गायों की रक्षा करते थे और अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर कर दिया था उन्होंने धर्म रक्षा, समाज रक्षा के लिए। और देखिए मान मर्यादा का मतलब क्या होता है? मान मर्यादा रखने वाला अपने बारे में ही नहीं सोचता है, अर्थात अपनी मान मर्यादा के बारे में नहीं सोचता, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम केवल उन्हीं को नहीं कहा करते हैं जो अपने मान मर्यादा के बारे में सोचें। मर्यादा पुरुषोत्तम उसको कहते हैं जो अपने के साथ साथ सामने वाले के मर्यादा के बारे में भी सोचे, जैसे श्री राम। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते थे और आज भी कहलाते हैं। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो स्वयं अपने बारे में नहीं, सामने वाले की मर्यादा के बारे में भी सोचे। और देखिए इसके साथ ही हडबू महाराज हैं वो बाल्यावस्था में उन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया था और सन्यासी बन गए थे। बाल्यावस्था में इन्होंने अपना घर का त्याग कर दिया था, बाल्यावस्था घर का त्याग कर दिया था और सन्यासी बन गए थे। और साथ ही साथ बाल ब्रह्मचारी रहे। और ये बालीनाथ जी जो रामदेव जी के भी गुरु हैं, बालीनाथ जी, उनसे प्रभावित होकर इन्होंने भुंडेल गांव नागौर, जहां इनका जन्म स्थान है, वहां से हरभम क्षेत्र फलोदी में आकर इन्होंने गौशाला बनाई और पंगु गायों की सेवा की। और पंगु गायों अर्थात निषक्त गायों को जीवन भर इन्होंने उनकी सेवा की, उनके लिए चारा लेकर आए। और जिस बैलगाड़ी में वो चारा लेकर आए थे, कहते हैं कि आज भी उस बैलगाड़ी की पूजा होती है, और जो जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अब इनके मंदिर के बारे में जानते हैं कि इनके मंदिर का निर्माण महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। और इनका मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। और इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। और साथ ही साथ अगर आपको इनके बारे में और जानना हो तो इनका एक ग्रंथ है हडबूजिरी वात या फिर हडबूजिरा चरित्र, जिसमें जो इनकी जीवनी है इनके बारे में सारी जानकारी इसके अंदर मौजूद है। अब देखिए ये बैलगाड़ी है। ये बैलगाड़ी हमने इसीलिए बनाई है क्योंकि आप हमारे कल्चर को जान सके कि पहले हम बैलगाड़ी से यात्रा किया करते थे। बैल ही हुआ करते थे, खेती का साधन भी बैल ही हुआ करते थे और आने जाने के लिए भी ज़्यादा बैलों का प्रयोग ही किया जाता था। और वैसे तो हम बैलों की पूजा भी करते हैं, ये हमारा कल्चर भी है। और साथ ही साथ जो बैलगाड़ी हमने पहले भी दिखाई थी कि हडबू महाराज जिसमें गायों के लिए चारा लाया करते थे। और हम हडबू महाराज के बारे में ज़्यादातर जानकारी हमने आप लोगों को प्रदान की, जितने हो सकी उतनी जानकारी प्रदान की। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ और जानकारियाँ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कि हम एक मैराथन क्लास लेकर आ सकें, जिसमें हडबू महाराज के बारे में, हमारे राजस्थान कल्चर के बारे में, इनके इतिहास के बारे में और जानने की हम कोशिश कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम समझा सकें। और साथ ही साथ अगर आप कुछ दंत कथाएँ या फिर कुछ कहावत वगैरह अगर आप लोगों को हडबू महाराज के बारे में आप जानते हैं तो उसको कमेंट करना, ताकि हम उसको नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कर सकें। और साथ ही साथ में अगर हमसे कुछ गलती हो गई हो हडबू महाराज के बारे में कुछ बताने में, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। और साथ ही साथ इस क्लास को आप लोगों को, अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है तो इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।
और साथ ही साथ इस क्लास की जानकारी लोगों को प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसके बारे में शेयर करें, बड़े बुज़ुर्गों को दिखाएं ताकि वो भी हमारी इतिहास के बारे में जान सकें। वो वैसे तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, ताकि वो भी हमें कुछ सिखा सकें। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी सीखने को मिलेगी और हमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसके बारे में न्यू जनरेशन को ज़रूर बताएं। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इस क्लास को देखें और वैसे भी इस क्लास को ज़रूर देखें। धन्यवाद।